गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में 4 प्रकार के बारे में पढ़ा था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी प्रोसेसर मीन्स मल्टी मतलब बहुत सारे सीपीयू, प्रोसेसर मीन सीपीयू अगर एक ही कंप्यूटर पे लगे हुए हैं तो जब जहाँ पर काम अधिक होता है और समय कम होता है तब हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि कंप्यूटर एक ही होता था, प्रोसेसर एक ही होता था और काम मल्टी प्रोग्राम बहुत सारे होते थे, तो उनकी गति भी धीमी होती थी और हमें उतनी विश्वसनीयता के साथ आउटपुट भी, थ्रूपुट भी नहीं मिल पाता था। ये मल्टी प्रोसेसर में हम लोग सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता था, ऐसे सिस्टम को सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं। यदि एक ही कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक सीपीयू, एक ही मेमोरी सिस्टम, बस एवं एक दूसरे के आउटपुट इनपुट युक्तियों को साझा करते हैं तो ऐसे सिस्टम को मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, जिसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर एक ही मेमोरी है और 3 सीपीयू लगे हुए हैं। अगर हमारे पास इस सीपीयू कंप्यूटर में अगर हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम रन कर रहे हों तो उसमें 4 तरह के प्रोसेस होंगे। प्रोसेस मीन्स जो प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होते हैं उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो कैलकुलेटर में क्या क्या हो सकता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 4 तरह के प्रोसेस इसमें हमें करने हैं। तो हम एक एक सीपीयू के द्वारा अलग अलग एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को अगर कराएं तो हमें कम समय में आउटपुट विश्वसनीयता के साथ जल्दी से वो प्रोग्राम रन करके मिल जाएगा और थ्रूपुट भी अधिक होगा, विश्वसनीयता भी अधिक होगी। इस प्रकार मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जिन कार्यालयों में अधिक मात्रा में कार्य होता है वहाँ प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रोसेस अलग अलग सीपीयू में समांतर रूप से रन करते हैं, जिससे थ्रूपुट बहुत अधिक होता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, सममितीय सिमेट्रिक और दूसरा असममितिक एसिमेट्रिक। सममितीय सिमेट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी होती है। प्रत्येक प्रोसेसर आत्मनिर्भर रूप से ऑपरेट किया जाता है। एक प्रोसेसर दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर ही संपर्क स्थापित करता है। इस प्रकार के सिस्टम में एक साथ दूसरे प्रोसेसर की कार्यकुशलता, गति, समय को प्रभावित किए बिना कार्य किया जा सकता है। उदाहरण सन ऑपरेटिंग सिस्टम का सोलारिस 2 वर्जन ऐसे ही सिस्टम के लिए बनाया गया। असममितीय या एसिमेट्रिक ऐसे सिस्टम में जिसमें सभी प्रोसेसर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संचालित होते हैं, ऐसे सिस्टम के प्रोसेसर में एक प्रोसेसर मास्टर प्रोसेसर कहलाता है, बाकी अन्य प्रोसेसर इसके नीचे का कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रोसेसर को अलग कार्य दिया जाता है। यदि किसी प्रोसेसर पर कोई पूर्व निर्धारित कार्य नहीं है तो मास्टर के द्वारा दिए गए कार्य को करता है। इस प्रकार की व्यवस्था मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहलाती है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या लाभ हैं? इनका थ्रूपुट बहुत अधिक होता है और ये विश्वसनीय होते हैं, अर्थात एक प्रोसेसर के फेल होने पर भी कंप्यूटर फेल नहीं होता और लगातार कार्यरत रहता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम अनेक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम खरीदने की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, क्योंकि अनेक प्रोसेसर कंप्यूटर संसाधनों को शेयर करते हैं। हानि क्या क्या चीज़ें हैं? डिज़ाइन करने में कठिन होता है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण थ्रूपुट में कमी होती है।
मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी बड़ी होनी चाहिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार के एप्लीकेशन के बने हुए कंप्यूटर के लिए होते हैं। इसमें भौतिक सिस्टम के द्वारा जो भी इनपुट लिया जाता है वो एक विशेष प्रकार के सेंसर के द्वारा होता है। इसमें जैसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, दूसरी चीज़ उदाहरण देख सकते हैं रोबोट में, कृत्रिम उपग्रह में। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो कंट्रोल होता है वो एक लिमिट टाइम के अंदर ही होना चाहिए। टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वरना उसके बाहर जाने पर किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसमें कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम फेल नहीं होता है, उसे एक बैकअप तैयार होता है। जैसे ही एक फेल होता है दूसरा काम करने लग जाता है। इससे इसकी कार्यगति की जो गति होती है वो बहुत फास्ट होती है। और इसमें जो स्टोर होता है मेमोरी में, वो जनरल मेमोरी में ना होकर के शॉर्ट टर्म मेमोरी या रोम में होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। आज सबसे चंद्रयान 2 था, उसे यहाँ से भेजा गया था, जिसे हम लोग देख पा रहे थे। उसका कंट्रोल यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही थी, साइंटिस्ट उसे कर रहे थे। तो उसका ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा था। और जैसे ही एक फेल होता था दूसरा बैकअप भेज दिया जाता था, और इससे वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं होती थी। वहाँ के बारे में सारी इम्पोर्टेंट जानकारी हम चंद्रयान 2 के द्वारा कलेक्ट कर लिए थे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार की एप्लीकेशन के लिए बने कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। ये मुख्यतः किसी ऐसे भौतिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं जिनके लिए निश्चित समय सीमा के अंदर एक्शन लेना अति आवश्यक होता है। जैसे रोबोट को नियंत्रित करना, कृत्रिम उपग्रह का संचालन करना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कभी फेल नहीं होते, ना ही प्रोसेसिंग के समय गति में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है। यदि किसी कारणवश समस्या हो जाए तो उपयुक्त बैकअप सिस्टम होता है। भौतिक सिस्टम के संचालन के लिए कंप्यूटर को इनपुट डेटा सेंसर के द्वारा प्राप्त होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो रही जॉब की प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और अधिक ज़रूरी तथा संवेदनशील जॉब पहले रन की जाती है। वर्चुअल मेमोरी, मल्टीटास्किंग रियल टाइम सिस्टम में नहीं पाए जाते। इसमें डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी या रोम में स्टोर होते हैं। रियल टाइम सिस्टम वैज्ञानिक प्रयोगों में, मेडिकल साइंस में, इंडस्ट्री कंट्रोल में, सैन्य गतिविधियाँ में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क तो आप लोग जानते हैं। नेटवर्क जब विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को उसमें तकनीकी के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं, इसमें लैन, मैन, वैन आते हैं। इंटरनेट जैसी तकनीकी दुनिया भर में जुड़े होते हैं। ऐसे कंप्यूटिंग को हैंडल करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में कंप्यूटरों के सामंजस्य बनाते हैं। इनके ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। कंप्यूटर के संसाधनों का वितरण, फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, फाइल प्रोटेक्शन, स्पूलिंग आदि गुण रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे मतलब है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन उनको हमें कलेक्शन एक ही जगह पे करना है तो उसमें एक सर्वर होता है जो नेटवर्क के द्वारा नियंत्रित होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है और उसमें सर्वर रूम अलग है, एडमिशन रूम अलग है और रिज़ल्ट रूम अलग है। एक रिज़ल्ट बनाने वाले व्यक्ति को जिस व्यक्ति का रिज़ल्ट बनाना है, जिस स्टूडेंट का रिज़ल्ट बनाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा? एडमिशन रूम से। तो वो क्या करेगा? अपना रिक्वेस्ट सर्वर रूम में भेजेगा। सर्वर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और एडमिशन रूम से जाके उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसे रिज़ल्ट रूम में
उसको बनाने के लिए देगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन हम उसे नेटवर्क के द्वारा कंट्रोल करके और सर्वर के द्वारा हम उसे कलेक्ट कर ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऐसे कंप्यूटरों का संगठन है जहां एक कंप्यूटर दूसरे पर निर्भर नहीं है और नेटवर्किंग के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। सभी कंप्यूटर के पास अपना अलग अलग प्रोसेसर होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग जगहों पर वितरित कर दिया जाता है और सभी साइट्स को आपस में नेटवर्किंग के द्वारा कनेक्ट कर लिया जाता है। इससे प्रोसेसिंग का समय बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट, एटीएम मशीन आदि। क्लाइंट सर्वर तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसे हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें एक मेन सर्वर होता है और बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम, इनको कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क भी कह सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर ये नेटवर्क स्थापित होता है। मान लीजिए C1 को कोई इन आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकालना है C10 पे जाके। C10 पे प्रिंटर है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्वर C10 को भेजेगा और यहाँ से इसके दिए हुए रिक्वेस्ट को वहाँ जाएगा और हमें C10 में प्रिंट आउट निकल आएगा। तो इस तरह से ये सर्वर किस तरह काम किया? कंप्यूटर सर्वर का काम किया। इसके अलावा मान लो ये C2 को कोई फाइल चाहिए है C9 से, तो C2 रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और ये नेटवर्क साझा के द्वारा, और फिर ये C9 पे जाकर के फाइल को कलेक्ट करेगा और C2 को देगा। तो इस प्रकार ये जो सर्वर है वो फाइल सर्वर का काम करेगा। तो सर्वर दो तरह का काम किया, कंप्यूटर सर्वर का और फाइल सर्वर का। इसमें संसाधनों का साझा होने के कारण गति एवं विश्वसनीयता की वृद्धि होती है। डेटा का आदान प्रदान ईमेल के द्वारा होता है। यदि एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो दूसरा लगातार कार्य करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें से अगर एक कोई भी सिस्टम फेल हो जाएगा तो दूसरा उसका कार्य करने लगेगा। बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे लाइनेक्स हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसका हम लोग लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर अभी तक पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।